इजिप्ट में मिला 5000 साल पुराना स्ट्रक्चर, जिसे देखने के बाद सबके होश उड़ गए। तो आखिर क्या था वो स्ट्रक्चर? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्राचीन मिस्र जो अपने अंदर कई सारे रहस्यों को छुपाए हुए है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी के किनारे विकसित हुई सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। मिस्र का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजी अपने समय से बहुत ज्यादा आगे की थी। इसी वजह से लोग इस जगह को बहुत ज्यादा रहस्यमय मानते हैं। मिस्र जो पूरी दुनिया के लिए हमेशा से ही रहस्यमय बना रहा। यहाँ से खोजकर्ताओं को कई सारी रहस्यमय चीजें भी मिल चुकी हैं। फिर वो मिस्र के बड़े बड़े पिरामिड हों या यहाँ पर दफन ममी, सब कुछ बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दोस्तों, इजिप्ट की जमीन से ऐसी ऐसी चौंका देने वाली चीजें हमारे खोजकर्ताओं को मिल चुकी हैं, जिन्हें देखने के बाद ये जगह और भी ज्यादा रहस्यमय बन जाती है। इसी तरह कायरो से 550 किलोमीटर दूर इजिप्ट के बड़े शहरों में से एक शहर, जिसका नाम एबिडोस है, और इसी शहर से 11 किलोमीटर दूर नाइल रिवर बहती है। और इस शहर के दूसरी तरफ दूर दूर तक सिर्फ तपता हुआ रेगिस्तान है। और इस रेगिस्तान में ही आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला है जिसने आर्कियोलॉजिस्ट की रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। यह चीज थी लकड़ी का बना हुआ एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, जो कि तेज आंधी की वजह से रेत से बाहर निकल आया था। यह समय था साल 1998 का, जब यह स्ट्रक्चर यहाँ के लोकल लोगों ने देखा। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और देखने में पता नहीं चल रहा था कि आखिर लकड़ी की बनी हुई ये चीज क्या है। इसके अलावा इसके ज्यादातर हिस्से में दीमक लगी हुई थी। यहाँ के रहने वाले लोगों ने जब इसे देखा तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके 2 साल बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ आई, तब इस अजीबोगरीब स्ट्रक्चर के ऊपर रिसर्च करी गई। रेत के नीचे दबी हुई ये चीज आखिर क्या है, इसे जानने के लिए सबसे पहले इस जगह की खुदाई की जानी थी और इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह जमीन से बाहर निकाला जाना था। लेकिन इस खुदाई को करने में सबसे बड़ा खतरा यह था कि अगर इस खुदाई के समय कोई भी गलती होती है और ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी टूट जाता है, तो एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझने से रह सकती है। इस जगह जब खुदाई की गई और जब इस स्ट्रक्चर को रेत से बाहर निकाला गया, तो इसे देखकर सभी आर्कियोलॉजिस्ट हैरान रह गए, क्योंकि ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर एक बहुत लंबी बोट थी, यानी कि नाव थी, जिसकी लंबाई लगभग 70 फीट थी। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी बोट यहाँ क्या कर रही है, इतने बड़े रेगिस्तान के बीच में ये किस तरह से आ गई है। इसके अलावा इसका मालिक कौन था? इन सभी सवालों के जवाब आर्कियोलॉजिस्ट को परेशान कर रहे थे। तब इस रहस्य को सुलझाने के लिए इसके आसपास के एरिया में खुदाई की गई, तो पता चला कि यहाँ पर सिर्फ ये एक ही बोट मौजूद नहीं थी, बल्कि ऐसी ही और भी नाव मौजूद थी, जो कि रेत के नीचे दबी हुई थी। और ये सभी नाव एक दूसरे के बराबर खड़ी हुई थी, जिसे देखकर ये पता चल रहा था कि किसी ने इन्हें जानबूझकर इस तरह से खड़ा किया है। लेकिन ऐसा करने की आखिर वजह क्या थी, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। इन बोट्स के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले इसकी कुछ लकड़ी के टुकड़े लिए गए और इन टुकड़ों पर रिसर्च करने के लिए लैब में भेजा गया। इन पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये बोट 5000 साल पुरानी थी, यानी कि ये बोट्स गीजा पिरामिड से भी पहले की थी। इन बोट्स का निर्माण गीजा पिरामिड से भी 500 साल पहले किया गया था। अब इस रहस्य को पूरी तरह जानने के लिए जब आर्कियोलॉजिस्ट ने सोनार स्कैनिंग की मदद ली, तो सोनार स्कैनिंग की मदद से इस पूरे एरिया का 3D मॉडल तैयार किया गया, ताकि बिना किसी चीज को हाथ लगाए इस पूरी जगह को ठीक तरह से देखा जा सके। इस 3D मॉडल के जरिए पता चला कि इन बोट्स को एक दूसरे के बराबर लाइन से बहुत होशियारी के साथ खड़ा किया गया था। लेकिन अभी भी इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला था कि आखिर इन्हें इस तरह से क्यों खड़ा किया गया है और ये बोट यहाँ पर किस तरह से आई हैं। इन बोट्स का 3D मॉडल तैयार होने से पहले सभी आर्कियोलॉजिस्ट को ये लग रहा था कि शायद ये बोट नील नदी के जरिए बहकर यहाँ आ गई हो और किसी समय में यहाँ नील नदी का किनारा रहा होगा, जिसकी वजह से ये बोट्स यहाँ आ गई होंगी। लेकिन जब इन बोट्स का 3D मॉडल बनकर तैयार हुआ और इन बोट्स को एक दूसरे के पैरेलल खड़ा हुआ देखा गया, तो ये बात साफ हो गई कि ये नदी में बहकर यहाँ नहीं आई है, बल्कि इन्हें किसी ने इस तरह से खड़ा किया है। क्योंकि अगर ये नदी में बहकर यहाँ आई होती तो एक दूसरे के बराबर से न खड़ी होती। इसके अलावा जब यहाँ के आसपास के इलाके का मुआयना किया गया, तो ये बात भी सामने आई कि इस जगह से कभी भी नील नदी होकर नहीं गुजरी है। इन दोनों ही बातों से ये पता चल गया था कि ये बोट्स नाइल रिवर से तो यहाँ नहीं आई हैं, फिर इन्हें यहाँ पर कौन लाया है और ये आखिर किसकी थी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए जब 3D ग्राफिक्स की मदद से इन बोट्स को दोबारा से रिक्रिएट किया गया, तो पता चला कि ये कोई मामूली बोट्स नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही एडवांस तरह की बोट्स थी,
जिन्हें उस समय में बहुत ही एडवांस तरीके से बनाया गया था। इसे चलाने के लिए तकरीबन 30 लोगों की जरूरत पड़ती थी। 30 लोग मिलकर चप्पू की मदद से इसे चलाया करते होंगे। इसे बनाने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को रस्सी से आपस में जोड़ा गया था। इसके अलावा जो लकड़ी के टुकड़े इसमें लगाए गए थे उन्हें भी एक खास एंगल से काटकर फिट किया गया था, और ऐसा सिर्फ इनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किया गया था। इन बोट्स के इस तरह के स्ट्रक्चर को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि जरूर ये बोट्स किसी एशियाई इजिप्ट के फिरौन यानी फेरो की थी, क्योंकि इतनी एडवांस बोट्स बनवाना किसी मामूली आदमी के बस की बात नहीं थी, और कोई फेरो ही इतनी बड़ी बड़ी और इतनी सारी बोट्स को इस तरह से रेगिस्तान में छोड़ सकता था। लेकिन अभी भी सोचने वाली बात यह थी कि ऐसा किस वजह से किया गया था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए जब इन बोट्स के आसपास के एरिया की छानबीन की गई तो ये पता चला कि यहाँ सिर्फ ये बोट्स ही दफन नहीं थी, बल्कि इन बोट्स से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ईंटों का बना हुआ एक और स्ट्रक्चर रेत में दबा हुआ था, और ये देखने में बिल्कुल एंशिएंट इजिप्ट किंग की इबादतगाह लग रहा था। जब यहाँ पर रिसर्च की गई तो इस इबादतगाह के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ बर्तन भी मिले जिनमें प्राचीन समय में खाना वगैरह खाया जाता होगा। जब इन बर्तनों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये बर्तन भी आज से लगभग 5000 साल पुराने थे, यानी कि इसी समय के जिस समय की ये बोट्स थी। इस कार्बन डेटिंग के बाद ये पता चल चुका था कि जरूर इस इबादतगाह और उन बोट्स का आपस में कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है। इसके अलावा जब बोट्स के आसपास और खुदाई की गई तो बोट्स के चारों तरफ मिट्टी और ईंटों की बनी हुई दीवारें भी मिली हैं। ये मिट्टी और ईंटों का बना हुआ एक स्ट्रक्चर था जो बिल्कुल इन बोट्स का ताबूत लग रहा था, और यह स्ट्रक्चर सिर्फ बोट्स की साइड्स पर ही नहीं था बल्कि नीचे की तरफ भी मौजूद था, जिसे देखकर पता चल रहा था कि जरूर इसके ऊपर के हिस्से में भी ईंटें लगाई गई होंगी जो समय के साथ हटती चली गई। 3D ग्राफिक्स की मदद लेकर जब इन ईंटों के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बंद किया गया तो ये बोट्स एक ताबूत की तरह दिख रही थी, और यह स्ट्रक्चर भी 5000 साल पहले ही बनाया गया था। ये बात तो साफ हो गई थी कि इन बोट्स को इन मिट्टी और ईंटों के बने हुए ताबूत के अंदर दफन किया गया था। इसके अलावा इसके ऊपर इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए व्हाइट प्लास्टर भी किया गया था जो रेगिस्तान की तपती धूप में दूर से ही चमकता हुआ दिखाई देता था। इन सब बातों से ये तो सब जाहिर हो रहा था कि जरूर ये बोट्स किसी एंशिएंट इजिप्ट के फेरो की थी। अब सिर्फ 2 ही सवाल बाकी थे कि आखिर इन्हें यहाँ इस तरह से क्यों छोड़ा गया और ये बोट्स किसकी थी। इस सवाल का जवाब भी कुछ समय बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ निकाला जब इसके आसपास के और एरिया पर रिसर्च करी गई कि इस जगह से 1.5 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में ही एंशिएंट इजिप्ट के किंग का एक मकबरा भी मौजूद था। और जब इस मकबरे के ऊपर रिसर्च चली तो ये बात सामने आई कि यह मकबरा भी इस समय बनाया गया था जिस समय इन बोट्स का निर्माण हुआ था। इस मकबरे के अंदर यहाँ के फेरो की मम्मी दफन थी। इस मम्मी के साथ साथ इस जगह उन लोगों को भी दफन किया गया था जो फेरों के बहुत ज्यादा करीब हुआ करते थे, और वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन फेरों की मौत हुई थी। ऐसा किए जाने की एक वजह यह थी कि प्राचीन समय के मिस्र में यह रस्म आम थी कि अगर कोई फेरो मर जाता था तो उसके इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीजें यहाँ तक कि उसके करीबी साथियों को भी उसके साथ दफन कर दिया जाता था, क्योंकि मिस्र वासियों का मानना था कि अगर ऐसा किया जाएगा तो फेरों के मरने के बाद वाली जिंदगी आसान हो जाएगी, और जिन लोगों को उसके साथ दफन किया जाएगा वो भी हमेशा अपने फेरों के साथ ही रहेंगे। अब दोस्तों, इस मकबरे में दफन सभी सामान को देखकर ये पता चल रहा था कि ये बोट्स भी जरूर फेरो की जागीर रही होगी जिसे फेरो इस्तेमाल किया करता था, और इसीलिए इन्हें भी फेरो के साथ साथ ताबूत में बंद करके रेगिस्तान में दफन किया गया होगा ताकि फेरो के मरने के बाद की जिंदगी को आसान बनाया जा सके। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और ऐसी और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।